हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने अभी लास्ट 2 वीडियो डाले, एक में तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग का एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, दूसरे में मैंने ये बताया था कि मैं क्यों दिल्ली गया था। वीज़ा वगैरह के को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे सवाल कि दिल्ली क्यों गए थे, 2 दिन के लिए क्यों गए थे, दिल्ली ही क्यों जाते हो। तो मैंने कहा चलो उस पर एक वीडियो बना के डाल देंगे। एक और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ इस ट्रैवलिंग के दौरान, और मैं कितना सही हूँ मुझे बताना एज ए इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे मेरे सही होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को खुद सेल्फ चेक करता रहता हूँ और कई बार मैं गलत भी साबित होता हूँ। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मेरी दिल्ली से फ़्लाइट थी गोवा की। मतलब मैं जलंधर से सुबह ट्रेन पकड़ के दिल्ली आया सुबह। हाँ, 6 बजे की शताब्दी। ठीक उसने 11:30 मेरे को उतारा। 4-5 घंटे मैंने एयरपोर्ट पे बिताए। 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी विस्तारा की, दिल्ली टू गोवा। तो मैं हमेशा मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है फ़्लाइट में आइल सीट बुक करने की। तो आइल सीट में कई बार पैसे देने पड़ते, तो मैंने कुछ 400-500 रुपये पे करके आइल सीट बुक करी। उसमें फ़्लाइट पूरी फुल थी क्योंकि फ्राइडे का दिन था, तो गोवा को में फ्राइडे को दिल्ली से आने वाली फ़्लाइट फुल होती है। तो जैसे ही मैं अपनी सीट 8C पे मैं गया बैठने, आइल सीट थी। आइल सीट बोलते हैं जो साथ में होती है, वो एक विंडो सीट होती है, एक बीच की मिडल सीट होती है, फिर एक जो किनारे में होती है वो आइल सीट बोलते हैं, चाहे वो दोनों तरफ से हो। और मेरी कोशिश रहती है कि आगे की तरफ की सीट बुक करूँ। तो मैं जैसे ही गया तो वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे। जो बीच में मिडिल सीट पे बैठे थे वो पायलट थे। मतलब उस यंग लड़का ही था, उसने पायलट के कपड़े पहने हुए थे। तो मैं समझ गया पायलट। अब तो मैं ऐसे ही बैठा, अब होगा पायलट, जाना होगा, कुछ रीज़न होगा अपना। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार आज पायलट के साथ बैठ के सफ़र करना है, तो बहुत कुछ नया जानने को मिल सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे मेरा हमेशा ये कहना है कि हर आदमी एक चलती फिरती किताब है, जिंदा किताब है, उसको जितना पढ़ोगे वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो भाई साहब, पायलट वाली पर्सनैलिटी, यंग लड़का, एकदम गोरा चिट्टा स्मार्ट, और काफ़ी लंबी हाइट। वो घुटने, मतलब उसके वो लेग स्पेस काफ़ी कम पड़ रहा था उसको, जो लेग रूम था। तो वो भाई साहब कान में वो जो क्या होता है वो लगा के, ईयरपॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो लगा के वो अपना गाने सुन रहे थे फ़ोन में। अब मैं बात कैसे शुरू करूं? और बात तो मुझे शुरू करनी थी। मैं तो अपने साथ आसपास बैठे वाले लोगों का दिमाग चाट जाता हूँ, उनकी फील्ड के बारे में पता करता हूँ, उनसे बहुत बार सवाल पूछता हूँ। यही मेरा सीखना है। अब मैं पायलट बने बगैर कुछ बातें तो पायलट के बारे में जान सकता हूँ, तो ये मौका बार बार तो नहीं मिलेगा। तो फिर फाइनली मैंने 10-15-20 मिनट हो गए, तो मैंने जब देखा कि वो म्यूज़िक उसने वहाँ पे ऑफ़ किया और वो कुछ स्क्रॉल कर रहा था, कुछ व्हाट्सअप पे रिप्लाई कर रहा था, तो मैं समझ गया कि इधर म्यूज़िक तो बंद ही होगा। तो मैंने पूछा कि आप पायलट हो? तो उसने कहा हाँ, मैं पायलट हूँ। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी मिलती जुलती ड्रेस एयरलाइंस में कुछ और ग्राउंड स्टाफ की भी होती हैं, कई बार वो फ़्लाइट के अंदर के ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा कंफर्म कर लूँ पहले। उसने कहा हाँ, मैं पायलट हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे, आपको तो प्लेन उड़ाना चाहिए। एक मजाक किया मैंने। फिर उसने कहा कि मैं एक्चुअली गोवा जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो इसी ड्रेस में? कह रहे हाँ, मैं कहीं से आया था फ़्लाइट से और मैं यहाँ से अब गोवा जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि वहाँ पे से फ़्लाइट के लिए, मतलब काम एज ए ड्यूटी? कहने नहीं, मैं 2-3 दिन की छुट्टी पे हूँ, वेकेशन के लिए मैं गोवा जा रहा हूँ। और मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है, जो पीछे वाली 2-4 सीट छोड़ के बैठा हुआ है। तो हम दोनों दोस्त, हम कई साल बाद मिले हैं, तो हम गोवा जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा तो आपकी तो टिकट वगैरह लगती नहीं? उसने कहा नहीं, मेरी नहीं लगती, क्योंकि मैं विस्तारा में ही पायलट हूँ। और फिर मैंने कहा फैमिली को भी फ्री होती होगी? तो उसने कहा फ्री तो नहीं होती है, पर काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो मैंने पहले तो काफ़ी सवाल पूछे जो एयरलाइंस से जुड़े हुए थे। जैसे मैंने पूछा कि जहाज़ नॉर्मली कितनी हाइट पे उड़ता है? तो उसने कहा 30-35 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जहाज़ नॉर्मली उड़ता है। मैंने कहा पायलट की एज कितनी होती है जॉब की, मतलब कितनी एज तक वो रिटायर होते हैं, किस एज पे? तो उसने कहा 65 साल की उम्र तक आप पायलट रह सकते हो, प्लेन उड़ा सकते हो। और एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें होती हैं। वो डोमेस्टिक पायलट था, और उसने हमें कहा कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक में कोई फ़र्क नहीं होता, बस ये एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है कि जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस घंटों में काउंट होता है कि किसने कितने घंटे प्लेन उड़ाया। तो ये सब हुआ। फिर मैंने पूछा कितने साल की ट्रेनिंग होती है इसकी? तो उसने कहा टोटल मिला के कंप्लीट 3 साल की होती है। मतलब पहले एकेडमिक होती है, फिर वो सिमुलेटर वगैरह ये सब करके टोटल 3 साल के अंदर आप एक पायलट बन सकते हो। मैंने कहा पढ़ाई कितनी चाहिए होती है इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली +2 के बाद भी आप पायलट बन सकते हो, बस आपका मैथ, और एक चीज़ और बोली थी,
मैथ और एक चीज़ और आपका थोड़ा वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है। ऐसे जब मैंने ये सब इन्फॉर्मेशंस ली तो मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। नाम मुझे मालूम है, मैंने नाम उसके पूछा नहीं था उससे, मैंने वो आई कार्ड पे पूछ लिया था, पढ़ लिया था मैंने आई कार्ड पे। तो नाम तो नहीं मैं डिक्लेयर बताऊंगा क्योंकि वो प्राइवेसी का वो होता है। तो उसने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैंने कहा दिल्ली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती? उसने कहा नहीं, दिल्ली में काहे की प्रॉब्लम। मैंने कहा आपको दिल्ली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसने कहा नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा जैसे, मैंने कहा यार मैंने तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से दिल्ली छोड़ दी 3 साल पहले। कह रहे किस तरह की प्रॉब्लम्स? मैंने कहा जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन। कह रहे ये तो सब जगह होती है। एक तो वो बहुत इंट्रोवर्ट था, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब दे रहा था। मैंने उसकी एज पूछी, 29 साल की एज थी। मैंने पूछा शादी हुई है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार पायलट, ऊपर से स्मार्ट, लंबा, ऊंचा, गोरा, चिट्टा। तो मैंने कहा कि यार आप तो वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था उस समय, फिर काफ़ी देर बाद ध्यान आया कि एक वर्ड यूज़ होता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी बहुत अच्छा करियर हो, जॉब हो, ग्लैमर्स वाली जॉब हो, एडवेंचर वाली जॉब हो, और बंदा अच्छा पैसा कमा रहा है, दिखने में ठीक ठाक है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है मोस्ट इलेजिबल बैचलर, जो सलमान खान, राहुल गांधी, इस तरह के लोगों के लिए भी यूज़ होता है। तो मैंने कहा अरे आप तो अपने ख़ानदान में मोस्ट इलेजिबल बैचलर हो गए। तो पर वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, बहुत ही मतलब मुस्कुराना भी नहीं, मतलब कान में लीड लगा ली और पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब देना। तो मैंने कहा यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? मैं पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, कह रहे ये तो सब जगह है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, सब जगह है, पर कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा, ये तो मायने रखेगा ना, और कितना ज़्यादा ये तो मायने रखेगा। तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा फिर बात यहाँ पे नहीं रुकती है ना। फिर दिल्ली के अंदर अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए, आप गोवा जा रहे हो, उसने कहा मैं तीसरी बार गोवा जा रहा हूँ एज ए वेकेशन। तो मैंने कहा आपकी गाड़ी दिल्ली में टकरा जाए तो बेस बैट निकल आते हैं, मार कुटाई हो जाती है, गाली गलोच हो जाता है, पुलिस केस होते हैं, सिर फोड़ दिए जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं रोड रेज में। गोवा में अगर आपकी गाड़ी टकरा जाए तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि तरीके से बात होती है, या कई कुछ माइनर केसेस, माइनर हो तो उसमें तो सॉरी तक बोलते हैं एक दूसरे को कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी गलती, अरे नहीं नहीं मेरी गलती थी, ये तक होता है। यहाँ पर वो नहीं होता है कि आपको दूर तक घूरते हुए जाएंगे, अगर आपने किसी के आगे से रास्ता काट दिया तो वो दूर तक आपको घूर रहा है, निगाहों से छोड़ के आ रहा है, वो सब नहीं होता। होता होगा पर दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अभी रिसेंटली एक काफ़ी रिच लेडी ने अभी काफ़ी फास्ट ड्राइव थी मर्सिडीज से, 3 लोग मर गए, 3 लोग इंजर्ड है। मैंने क्या बोला, हर जगह सब कुछ होता है, पॉल्यूशन भी है यहाँ पर, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सब कुछ है, पर कंपेयर तो करोगे ना कि आपको बुरे और कम बुरे में से चुनना है। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई जन्नत में रह रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। तो उसने कहा हाँ ये बात है। मैंने कहा दूसरा जो एग्रेशन है लोगों में, कंपटीशन, कंपैरिजन है, जातिवाद है। तो उसने जहाँ बोला कि कोई कमी नहीं है दिल्ली में, फिर जब मैंने ये सारे पॉइंट्स गिनाए तो उसने सारे एक्सेप्ट किए कि हाँ ये कमियाँ हैं। फिर उसने पहला कहा कि ये सब जगह है। फिर मैंने कहा सब जगह के कंपैरिजन में यहाँ कितना है, तो उसने ये भी माना कि यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आपका सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम से आप निकल पा रहे हो नहीं निकल पा रहे हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर कोई आदमी को पता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई बीमारी पनप रही है, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। उसको पता है कि उसके अंदर बीमारी कोई पनप रही है, वो भले ही अभी इलाज नहीं कर पा रहा है पर वो कर लेगा क्योंकि उसको पता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक बात है। दूसरा एक और बहुत बड़ा चीज़ मैंने उसके हाथ में नोटिस करी, उसके हाथ में कलाई पे, सीधे हाथ की कलाई पर कलावा बंधा हुआ था, जो पूजा के बाद पहना जाता है, बांधा जाता है ना हाथ में, धार्मिक धागा होता है, तो वो कलावा बंधा हुआ था। उसके बाद उसकी सबसे छोटी लिटिल फिंगर के अंदर उसने पन्ना पहना हुआ था, बुध का जो स्टोन होता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ मुझे मालूम है, तो उसने बुध का स्टोन पन्ना पहना हुआ था। अब पन्ना उसने पहना हुआ था लिटिल फिंगर में, फिर मिडिल फिंगर के अंदर उसने नीलम पहना हुआ था। नीलम शनि का स्टोन होता है, तो शनि और पन्ना साथ में पहन सकते, दोनों फ्रेंडली प्लेनेट है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि वो भाई साहब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, काफ़ी धार्मिक है, कलावा भी बंधा हुआ है। पर उनके नाम का जो अल्फ़ाबेट था वो मेष राशि का था। मेष राशि वाले को नीलम भी नहीं सूट करेगा, ना पन्ना सूट करेगा। तो चलो हो सकता है लगन राशि के हिसाब से उनको किसी ने कंसल्ट किया हो। मैं हैरान इस बात पे था कि ये भाई साहब एक यंग एज के अंदर
जैसे अभी मैंने लास्ट इंसिडेंट शेयर किया है वो एस्ट्रोलॉजी वाला, आप प्लेन उड़ाते हो, आप पायलट बने हो अपनी काबिलियत के दम पे या प्लैनेट्स के दम पे, या ये रत्नों ने आपको पायलट बनाया है, या पायलट बनने के बाद आप ये रत्न अफोर्ड कर पा रहे हो क्योंकि नीलम एक महंगा स्टोन है अगर उन्होंने अच्छी क्वालिटी का लिया हुआ तो। दूसरा, आप एक प्लेन के अंदर लाखों पुर्जे होते हैं, आप उन लाखों पुर्जों पे उस प्लेन के उड़ने के विज्ञान के ऊपर भरोसा कर रहे हो, या आप किसी सुपर नेचुरल पावर के ऊपर भरोसा करके प्लेन उड़ा रहे हो। आप डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे सकते कि नहीं नहीं प्लेन तो विज्ञान से उड़ रहा है पर सुपर नेचुरल पावर का तो आशीर्वाद चाहिए। तो फिर जितने प्लेन क्रैश हुए हैं तो सबके ऊपर से एक साथ 300 पैसेंजर पे से कैसे सुपर नेचुरल पावर हाथ उठा लेती है। मतलब 300 लोग सफ़र कर रहे हैं एक प्लेन के अंदर, वो प्लेन क्रैश हो जाता है तो 300 के 300 लोगों के साथ एक साथ कैसे सुपर नेचुरल पावर ने साथ छोड़ दिया, जबकि वो सब अलग अलग है, सारे तो पापी हो नहीं सकते। इस तरह के सवाल मतलब एक पायलट, एक यंग पायलट, एक वेल एजुकेटेड पायलट, उसके हाथ में 2-2 3-3 अंगूठियाँ होना, उसके कलाई पर कलावा होना, ये बता रहा है कि आप कितने ज़्यादा धार्मिक हो। और आपको देख करके अगर कोई रैशनल व्यक्ति हो तो वो आपको देख करके उसको एक डाउट हो जाएगा कि यार ये पायलट तो ग्रहों के भरोसे प्लेन उड़ा रहा है, अंगूठियों के भरोसे प्लेन उड़ा रहा है, विज्ञान पे भरोसा है कि नहीं है। मुझे मालूम है इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने अंगूठियाँ पहनी होगी या जो लोग धर्म को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, सब नकली पाखंडी धार्मिक लोग हैं जिनको ठेस पहुँचेगी। रियल धार्मिक तो जानता है ना कि धर्म की क्या बैंड बज रही है, असली धार्मिक तो बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। एक और कमाल की बात मालूम पड़ी, अच्छा इसमें एक बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ। जब वो पायलट से मैं बात कर रहा था जो मेरे साथ बैठा था, तो एयर होस्टेस आई, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि अब वो मैं कुछ इंसिडेंट स्किप कर गया, वो ध्यान नहीं आया पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं फ़्लाइट में मैंने लास्ट में चेक इन किया तो जैसे ही मैं बोर्डिंग किया मैंने, तो मेरे आगे कुछ ग्रुप थे दिल्ली के, 3-4 लोगों का ग्रुप था। वो जब ग्रुप में होते हैं और दिल्ली के हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, तो वैसे ही एग्रेशन हाई होता है। तो वो पूरा रास्ता ब्लॉक करके बैठ गए और मैं था पीछे, मेरे पीछे 3-4 लोग थे और हम लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। और वो लोग सीट एक्सचेंज करने में, तू उधर बैठ जा, तू उधर बैठ जा रहे हो, तू बैग उधर डाल दे, ये सब कर रहे हैं। पीछे से एयर होस्टेस चिल्ला रही है, सर एक्सक्यूज़ मी सर, रास्ता दे दो उनको वो। तो फिर फाइनली मैं थोड़ा सा इरीटेट हुआ, मैंने एयर होस्टेस को बोला कि यार ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपको इस तरफ होना चाहिए, ये लोग रास्ता ब्लॉक करके खड़े हैं और सिर्फ लास्ट बोर्डिंग हमारी ही है, मतलब फ़्लाइट डिले होगी जब तक हम सब लोग बैठेंगे नहीं। कह रही, उसने मेरे को 10 बार सॉरी बोल दिया कि सर मैं तो इनको बोल रही हूँ, अब ये सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा दिल्ली वाले हैं ना इसलिए सुनेंगे नहीं, यहाँ पर दिल्ली वाले मतलब नॉर्थ इंडियन, दिल्ली को ही खाली टारगेट मत करना। एग्रेशन ज़्यादा है, मैनर्स नहीं है। फ़्लाइट टच करते खड़े हो जाते हैं, आधा घंटा खड़े रहते हैं जब तक गेट खुलता है, 20-20 मिनट खड़े रहते हैं पागलों की तरह। अरे जब गेट खुलने पे ही जाना है तो बैठे तो रहो ना, अभी तो टाइम लगेगा, सीढ़ी आएगी लगेगी उसके बाद गेट खुलेगा, 20-20 मिनट खड़े हो जाते हैं। तो वो जब एयर होस्टेस, सेम वही वाली एयर होस्टेस, उसने जब देखा कि मैं पायलट से खूब बातें कर रहा हूँ, वो भी मुझसे बात कर रहा है, तो वो आई, कह रही सर, उसने इंग्लिश में उसको बोला पायलट को कि आपका दोस्त जो पीछे बैठा है वो यहाँ बैठना चाहता है, उसको आपसे कोई अर्जेंट बात करनी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, तो वो चाहता है कि यहाँ बैठे। उसने ये बात मुझे नहीं बोली, उसने ये पायलट को इंग्लिश में बोली क्योंकि वो जानते थे एक दूसरे को, सेम एयरलाइंस के ही थे। तो उसने उससे पूछा कि क्या वो भी आयल सीट है, तो उसने कहा हाँ वो भी आयल सीट है। तो उसने मुझे बोला सॉरी मे आई रिक्वेस्ट यू, मैंने कहा नो, मैंने साफ ऐसे गर्दन हिला दी, मैं कहा नहीं। और ये सब बातें होने के बाद की बात है, इतनी देर से गप्पे मार रहा हूँ मैं उसके साथ। उसने जैसे ही मुझसे पूछा सर मे आई रिक्वेस्ट यू, मैंने कहा नो नो। फिर उसने पायलट को, उसने एयर होस्टेस को बोला कि नहीं मना कर दो। उसने मुझे कहा इट्स ओके। मैंने कहा देखो मैंने ना बहुत मुश्किल से अपने अंदर ये ताकत डेवलप करी है ना कहने की। मैंने ये सीट अपनी मर्ज़ी से चुनी है, अपने लिए चुनी है। मेरी मर्ज़ी की नहीं भी मिलती तो मैं जहाँ होता अनकम्फर्टेबल होता मैं वहीं बैठा रहता, ठीक है। तो मैं इसमें खुश हूँ और एक पायलट के साथ बैठ के गप्पे मारने का मौका गंवाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं ये सीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। मैं आगे की सीटें चुनता हूँ, मैं आयल सीट चुनता हूँ, ठीक है। वो आयल सीट है पर मुझे 4 सीट पीछे है, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा वो इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसको मतलब उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसको बुरा नहीं लगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद भी हमने काफ़ी देर बात करी। फिर मैंने उसे ये बताया कि एक बार मैंने पेशेंट को भी सीट नहीं दी थी और मैंने वो वीडियो बना के डाला, मतलब मैंने जब वो बातें पब्लिक को बताई
तो मुझे लगा कि बहुत गालियाँ आएंगी बहुत, पर बहुत लोगों ने तारीफ़ करी। उन्होंने कहा यार हम तो इस चक्कर में बहुत अपने आप को परेशान कर चुके हैं। और सेम इंसिडेंट अभी ट्रेन में भी हुआ था कि एक लड़का एक आदमी औरत आगे सीट पे बैठे हुए थे, 3 की सीट थी तो 2 पे एक आदमी औरत बैठे हुए थे। एक लड़का आया, लुधियाना से चला, वो ये जलंधर से दिल्ली आते हुए की बात है। तो उसने बोला कि ये वाली सीट मेरी है। उसने कहा हम साथ में, आप उस वाली सीट पे बैठ जाओ। उसने कहा मैंने ना स्पेशली ये बुक करी है। उसने कहा यार हम साथ में ना बैठ जाओ उस तरफ। वो लड़की ने भी, लेडी जो थी उसने भी कुछ बोला, तो उसने उनकी लिहाज करके वो वहाँ बैठ गया। उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे, मैं एक्सप्रेशंस पे बहुत काम करता हूँ, कि वो खुश नहीं है क्योंकि एक आदमी अपनी विंडो सीट छोड़ करके 3 लोगों में बीच में बैठ रहा है, और क्योंकि उसको ना कहना नहीं आया और वो बैठा रहा। और मतलब उसने अपना सफ़र कैसे वो किया होगा पता नहीं। जब उसने कहा कि स्पेशली मैंने विंडो सीट चुनी है क्योंकि ऑप्शन आता है उसमें, और फ्लाइट में तो आप पे करते हो, तो मैंने उसको ये इंसिडेंट बताया। मैं कहा मैंने ना कहना सीख लिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करूं, पर मैं किसी के कहने पे, किसी के रिक्वेस्ट करने पर मैं अपना मज़ा नहीं ख़राब करूंगा। मुझे लगेगा मैं ज़रूर करूंगा। फिर ये सब हमारी और थोड़ी थोड़ी बात हुई। फिर मैंने धीरे धीरे बातें कम करी क्योंकि और फिर मेरे पास ज़्यादा सवाल भी नहीं थे, और वो इंट्रोवर्ट था व्यक्ति। और कुछ उसने गोवा की मुझसे इन्फॉर्मेशंस ली कि वाटर स्पोर्ट चल रहे नहीं चल रहे, बीच की क्या हालत है, क्लब कौन से अच्छे। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने दी। इसके बाद अभी फ़्लाइट को आधा पौना घंटा रह गया था लैंड होने में, तो वो उसका फ्रेंड आया और वो खड़े होकर उससे कुछ बात करने लगा। मैं तब चाय पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा था मैं, तो वो उससे कुछ खड़े होकर दोनों बात कर रहे थे। उसने मुझे कहा था हम कई साल बाद मिल रहे हैं, तो ये मुझे मालूम था। वो खड़े होकर मुझसे बात कर रहा था। तभी मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। अब मैंने अपनी मर्ज़ी से उनको सीट ऑफ़र करी। उन दोनों ने मुझे थैंक यू बोला और मैं उनकी उसकी आइल सीट पर जाके बैठ गया। और ये मेरे को लगा कि यार ठीक है, मुझे जो बातें करनी थी मैंने कर ली हैं, इन दोनों को आपस में बैठना चाहिए, और दोनों साथ में हैं और मेरे लिए सेम सीट है, आयल सीट। तो मैं वहाँ चले गया, पर मैंने अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं किसी ने बोला और मुझे ना कहना नहीं आया। और इसलिए तो सबसे पहले दोस्तों, जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीनी, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना कहना सीख लो। तो ये एक एक्सपीरियंस था। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ फिर छूट गई। जब मैं उस लड़के वाली सीट पे बैठा था, अभी तो मैं बैठा था 8C पे, अब मेरी जो सीट थी वो 5-6 सीट आगे पीछे हो गई थी। तो जब मैं ऐसे बैठा हुआ था तो बैठे बैठे में मेरी नज़र पड़ी सीट्स के नंबर पे। मतलब मैं ये देख रहा था कि 8C पे मैं बैठा था, अब मैं कौन से नंबर की सीट पे आया हूँ। तो मैं देख रहा था 8 के पीछे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 12 के बाद 14 है, 13 है ही नहीं। मैं एकदम इतना हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये मिस्टेक तो नहीं हो सकती। तो मुझे ये मालूम था कि 13 नंबर को, ज़्यादातर 13 नंबर को अशुभ नंबर माना जाता है, क्योंकि दिल्ली में 1-2 जगह पर मैंने ऐसी बिल्डिंग्स देखी जहाँ पे 13 फ्लोर ही नहीं है। उन्होंने 12 और 12A कर दिया, या 14A कर दिया, 14B कर दिया, ऐसे कर दिया, पर वो 13 फ्लोर ही नहीं बनाया। चलो वो तो बिल्डर की बात थी, अंधविश्वास की बात थी, हो सकता होगा। आप एक विज्ञान की तरक्की के बाद एक आप हवा में उड़ रहे हो, एक प्लेन जो मशीन से चल रहा है, जो इंजीनियरिंग के दम पे चल रहा है, आप उसमें 13 नंबर की सीट ही नहीं डाल रहे हो कि वो अशुभ है। मतलब मैंने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया। सफ़र तो मैंने बहुत बार किया, पर मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी और मैंने कभी नोटिस नहीं किया। जब फ़्लाइट लैंड हुई तो मैं तो सबसे लास्ट में उठता हूँ, मतलब जब भीड़ निकल जाती है। तो मैंने वो एयर होस्टेस जब वो लास्ट में नमस्ते कर रही होती है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक क्वेश्चन है कि ये 10, 11, 12 के बाद में सीधा 14 क्यों है, 13 नंबर क्यों नहीं है। उसने कहा सर ये ऐसा ही है, मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसे होती है, और आपको ये इंडिया की सभी एयरलाइंस में 13 नंबर की सीट नहीं मिलेगी, सभी एयरलाइंस में ऐसा होता है। तो मैंने सभी में तो चेक नहीं किया, अगर आप लोगों ने चेक किया हो या नोटिस किया हो तो कमेंट करके बता देना। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार एक पायलट अंगूठियाँ और कलावों के दम पे चल रहा है, प्लेन जो है वो अंक गणित के ऊपर चल रहा है कि 13 नंबर की सीट अशुभ होती है। तो मतलब दुनिया में जितने भी फ्लाइट जो प्लेन क्रैश हुए हैं, क्या उनमें 13 नंबर की सीट थी या नहीं थी? अगर थी तो इसलिए क्रैश हुए, तो जितने बार वो पहले नहीं क्रैश हुए वो क्यों नहीं हुए, या जो अभी तक उड़ रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया में होगा, हो सकता है यूरोप बाहर की एयरलाइंस में ऐसा नहीं होगा, है ना। अब मैं डेफिनेटली हर एयरलाइंस में नोटिस करूँगा। तो ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। इन चीज़ों पे सवाल खड़े करने चाहिए ना, कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आप विज्ञान के ऊपर प्लेन उड़ा रहे हो,
या आपके फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो 13 नंबर अंक ना होने की वजह से आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, या 13 नंबर होने की वजह से ही प्रॉब्लम आएगी। अभी कुछ रिलीजन में 13 नंबर को शुभ माना जाता है। जैसे जहाँ तक मेरा जानकारी है, आप करेक्ट करना, कि सिख धर्म के अंदर 13 नंबर को शुभ, 13 अंक को शुभ माना गया है। क्योंकि एक किस्सा है गुरु नानक देव जी का कि वो किसी को कोई चीज़ दे रहे थे तो नाप के दे रहे थे, तोल मतलब काउंटिंग करके कि 10, 11, 12, 13, तो 13 से आगे उन्होंने गिनती नहीं गिनी कि 13 कि सब कुछ 13 क्या है मेरा। तो वहाँ से वो उस रिलीजन में ये अंक शुभ माना जाता है। मैंने जो मेरी जानकारी है, अगर किसी को इस बारे में पता हो तो करेक्ट करना कि मेरी जानकारी करेक्ट है कि नहीं है। ये भी पता करना कि यार ये सभी फ़्लाइटों में, वर्ल्ड वाइड तो नहीं हो सकता, ये इंडिया के अंदर ही है कि 13 अंक को शुभ माना जाता है। एक दो मूवी बन गई हॉरर मूवी की 13 भी की, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि 13 नंबर को सीट डालेंगे तो लोग टिकट नहीं बुक करेंगे 13 नंबर की, इसलिए नहीं डाला अपने बिजनेस के हिसाब से, या 13 नंबर की सीट डालने पर फ्लाइट में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हद है, हम इसके लिए कह सकते हैं कि अब तो हद हो रही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम विज्ञान, देखो कुछ चीज़ें इमेजिन के ऊपर भी चलती हैं। आप हर चीज़ पहले बनाई जाती है तो पहले वो दिमाग में बनती है। अगर राइट ब्रदर्स ने, ऑलविल राइट और विल्बर राइट ने अगर प्लेन बनाया, दोनों भाइयों ने, तो पहले दिमाग में प्लेन बनाया, फिर उन्होंने प्लेन असेंबल किया, ठीक है। एडिसन ने बल्ब बनाया तो पहले दिमाग में कल्पना करी कि बल्ब बना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कल्पना शक्ति के खिलाफ हूँ कि हर चीज़ साइंटिफिक होनी चाहिए। कल्पना शक्ति विज्ञान को जन्म देती है, जिज्ञासा पैदा करती है, हम उसके ऊपर काम करते हैं और फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। हर चीज़ दुनिया में 2 बार बनती है, पहले दिमाग में बनती है फिर हकीकत में बनती है। आप दिमाग में घर खरीदते हो तब जाके आप फिजिकल घर खरीदने के लिए एफर्ट करते हो और एक दिन घर आपका हो जाता है। तो मैं इमेजिन शक्ति को नहीं मैं नकार रहा कि आप उन चीज़ों को मत काउंट करो जो चीज़ें आज हम कहेंगे हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल, जो चीज़ें आज हो रही हैं कभी वो भी पहले चमत्कार होती थी, आज वो हमारे लिए विज्ञान है। पर वो विज्ञान के तर्क खुलने के बाद, तर्क सामने आने के बाद भी अगर हम 13 नंबर की सीट नहीं लगा रहे हैं, 13 नंबर को अशुभ मान रहे हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे जीवन में हमें कामयाबी किसी अदृश्य पावरों की वजह से मिली है, या हमें बर्बाद अदृश्य पावर ने किया है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे। डोडो ये रहा, डोरा वो आ रही सामने से। चलो अंधेरा भी हो गया है, इतना बहुत है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।